साथियों नमस्कार, जय हिंद। अयोध्या स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो मित्रों, आप लगातार मेहनत, संघर्ष और परिश्रम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। वर्दी जरूर मिलेगी, क्या वर्दी जरूर मिलेगी, और वर्दी जो है आपके तन पर आएगी। आप जो है देश की सेवा करेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे और समाज की सेवा करेंगे। तो मित्रों, आप इस अयोध्या स्टडी पॉइंट चैनल के माध्यम से आपने देखा कि आपके पूरे पाठ्यक्रम को जो है कंप्लीट करा दिया गया है, और उसके बाद में प्रैक्टिस सेट शुरू हुआ है, जिसमें इससे पहले आपके जो है 4 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं और 5वां प्रैक्टिस सेट आज हल किया जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप जो भी लगभग सभी प्रैक्टिस सेट में जितने भी टॉपिक हैं उनके प्रश्नों को समाहित किया गया है, लिया गया है, और इसमें भी आपके सभी प्रश्नों को, जितने पाठ्यक्रम में जितने कंटेंट हैं, जितने टॉपिक हैं, उनसे जो है प्रश्नों को ले लिया गया है। जो भी आप ये प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो है कहीं ना कहीं पूछा गया प्रश्न है। हाँ, तो ये वास्तविकता है, ये सत्यता है। जितने भी प्रश्न हैं ये या तो किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, या ये आपके पेपर में होंगे। आपके प्रश्न पत्र में 17 और 18 तारीख को मिलेंगे। सभी अभ्यर्थियों के लिए एक खुशखबरी है, सभी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी ये है कि आपका एडमिट कार्ड जो है आ चुका है, अपलोड होने लगा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सभी को अपना होम डिस्ट्रिक्ट यानी अपने जिले में ही परीक्षा देनी है। यह सबसे बड़ी खुशी की बात है मित्रों। नहीं तो जो है अयोध्या के अभ्यर्थी को जो है गोरखपुर जाना पड़ता, और गोरखपुर वाले को अयोध्या आना पड़ता, या फिर यहाँ बनारस जाना पड़ता, वहां लखनऊ जाना पड़ता, दूर दूर बच्चों को जाना पड़ता। तो ये आप लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, सभी के लिए। तो आपको अपने जिले में ही परीक्षा देनी है। अभी सर्वर थोड़ा बिजी चल रहा है, कुछ अभ्यर्थियों को अपना एडमिट कार्ड अपलोड करने में समस्या देखना पड़ रहा होगा, समस्याएं आ रही होंगी। तो बस कुछ ही समय में धीरे धीरे, अभी सब लोग लगे हुए हैं तो इसलिए समस्या हो रही है, धीरे धीरे सर्वर अच्छे से काम करने लगेगा तो आपका जो है प्रवेश पत्र अपलोड हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जो है आप अब बहुत बस 2-4 दिन, एक हफ्ते का समय एक तरीके से कह सकते हैं है। आपका शनिवार यानी 17 को है तो शनिवार को, उसके बाद 18 को है तो संडे को पेपर पड़ रहा है। तो आप लग करके जो है आप तैयारी में लग जाइए और तैयारी करते रहिए। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे प्रैक्टिस सेट पे आते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे जितने भी प्रश्न हैं उनके विकल्पों को जो है हल करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला है, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है। कन्नौजी पूछ रहा है हिंदी की किस उपभाषा की बोली है। यहां पे देखिए कितनी यहां पे जो है बोलियां हैं, इनकी चर्चा की गई, इनका जिक्र किया गया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है। यहाँ पे पूर्वी हिंदी सबसे पहले दिया गया, क्या पूर्वी हिंदी। आइए पूर्वी हिंदी में जो है कौन कौन सी बोलियां हैं उनको देखती हैं। इसका विस्तार आपने देख लिया है। सबसे पहले अपभ्रंश होता है, उन्हीं अपभ्रंशों से हिंदी भाषा विकसित हुई है, और हिंदी से क्या हुआ है, उपभाषाएं हैं, ये उपभाषाएं हैं और इनकी बोलियां हैं जैसे कन्नौजी। तो अन्य भी बोलियां हैं, जैसे पूर्वी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है। प्रश्न है आपका, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है। पहला है विकल्प पूर्वी हिंदी, दूसरा है पश्चिमी हिंदी, तीसरी राजस्थानी, और चौथा यानी डी विकल्प है पहाड़ी हिंदी। तो पहले हम देख लें पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी जो है क्या क्या आती हैं, अवधी क्या आती है, अवधी बोली आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, और क्या आती है, बघेली आती है, अवधी बघेली, और क्या आती है, छत्तीसगढ़ी आती है। अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी ये कौन सी हैं, ये आती हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत की बोलियां हैं। पश्चिमी में आइए देखते क्या क्या आता है। पश्चिमी में कौन कौन सी बोलियां आती है देखना है। पश्चिमी में आपकी जो है क्या आती है, पश्चिमी में आपकी हो जाती है सबसे पहले है खड़ी बोली। क्या, खड़ी बोली। खड़ी बोली को क्या कहा जाता है, खड़ी बोली को कहा जाता है कौरवी। क्या कहा जाता है, कौरवी। ये आ जाती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। उसके बाद में जो है क्या है, हरियाणवी है।
पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या आ जाती है? हरियाणवी। हरियाणवी को क्या कहा जाता है? हरियाणवी को जो है कहा जाता है हरियाणवी को कहा जाता है बांगरू। क्या कहा जाता है? हरियाणवी को जो है कहा जाता है बांगरू। और उसके बाद में आपका क्या हो जाता है? ब्रजभाषा। क्या? ब्रजभाषा। क्या? ब्रजभाषा। और उसके बाद में बुंदेली। क्या? बुंदेली। और अगली क्या आ जाती है? आ जाती है वो कन्नौजी। क्या आ जाती है? कन्नौजी। और विकल्प आपके प्रश्न में क्या पूछा गया है? कन्नौजी को ही पूछा गया है। और उसके बाद में आ जाती है क्या? दक्षिणी। क्या आ जाती है? दक्षिणी। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा, यानी ये इस विकल्प का आपका उत्तर क्या है? इस विकल्प का आपका उत्तर है जो कन्नौजी है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है। किसकी? हिंदी। राजस्थानी के अंतर्गत जो है पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। पहाड़ी के अंतर्गत जो है गढ़वाली और कुमाऊनी बोली आ जाती है। पहाड़ी के अंतर्गत क्या क्या आती है? ये आ जाती है गढ़वाली और कुमाऊनी। क्या? गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियां आती हैं। गढ़वाली और कुमाऊनी। ये ध्यान रखना, इनमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा मित्रों, एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा 100%। यहां पे जो है, यहां पे 4 हैं। कौन कौन सी? उत्तरी राजस्थानी। उत्तरी राजस्थानी को क्या कहा जाता है? उत्तरी राजस्थानी को मेवाती कहा जाता है। दक्षिणी राजस्थानी को क्या कहा जाता है? मालवी कहा जाता है। पूर्वी राजस्थानी को क्या कहा जाता है? जयपुरी कहा जाता है। पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी कहा जाता है और पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ी। क्या कहा जाता है? मारवाड़ी। और कभी पूछा जाए कि जयपुरी का और क्या नाम है, तो जयपुरी को ध्यान रखना, जयपुरी को ढूंढाही भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जयपुरी का एक नाम ढूंढाही भी है। कभी अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, तो जयपुरी को ढूंढाही जो भी बोला जाता है। तो यहां से अगर प्रश्न आए तो आपका गलत नहीं हो, यह ध्यान रखना। और एक हिंदी और है आपकी, एक उपभाषा और है, वो क्या है? बिहारी। क्या है? बिहारी। इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत आपकी आ जाती है मैथिली, मगही और भोजपुरी। इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। वो कौन कौन सी हैं? मैथिली। क्या? मैथिली, मगही और भोजपुरी। मैथिली, मगही और भोजपुरी। ये 18 बोलियां हो जा रही हैं। इनमें से एक जरूर आपके पेपर में मिलेंगी, ध्यान रखना 100%। एक प्रश्न यहां से जरूर आएगा, तो इस चार्ट को आप अपने मन में बैठा लीजिए। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है बोली आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली या कौरवी, हरियाणवी या बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और दक्षिणी आती है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी आती है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली और कुमाऊनी हिंदी आती है। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली, मगही और भोजपुरी आती है। तो यहां से आप 100% नोट करके रख लीजिए, यहां से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ये आपका गलत ना हो मित्रों। और कभी चर्चा करें कि पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो पूर्वी हिंदी का विकास जो है पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ है। किससे? अर्धमागधी से। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? अर्धमागधी से। और अगर बिहारी का मागधी से हुआ है, बिहारी का पूछे तो इसका विकास किससे हुआ है? ये मागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे? मागधी अपभ्रंश से। किससे? मागधी अपभ्रंश से। और यदि राजस्थानी, क्या? राजस्थानी और उसके बाद में पहाड़ी और पश्चिमी हिंदी का, तो ये है सौर श्रेणी अपभ्रंश से। किससे विकसित हुए हैं ये राजस्थानी, पहाड़ी और उसके बाद में कौन? ये पश्चिमी। ये हुए हैं आपके सौर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित हुए हैं। किससे विकसित हुए हैं? ये सौर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित हुए हैं। तो कभी कभी अपभ्रंश भी पूछ सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहां पे आपने विकल्प देख लिया होगा, यानी कन्नौजी पश्चिमी हिंदी से विकसित हुई है। आइए, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? देखिए, भाषा जिसकी सहायता से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे ही भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? वैसे तो मुख्यतः भाषा के 2 रूप माने जाते हैं, मौखिक और लिखित। लेकिन सांकेतिक का भी है, प्रयोग होता है, लेकिन ये लिखने पढ़ने में इनका प्रयोग नहीं होता है। लिखने पढ़ने में इनका प्रयोग नहीं होता है। कहा जाता है कि संकेत के माध्यम से किसी को कुछ बताना उसका विपरीत हो सकता है, उल्टा हो सकता है। तो इस
इसलिए जो है सांकेतिक भाषा को जो है उचित दर्जा नहीं दिया जाता है। तो सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? तो मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। भाषा के 3 रूप हैं, 2 मुख्यतः हैं, सांकेतिक भाषा को भी मान लिया जाता है। तो यहां पे ये बताना है कि सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ। तो सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग मौखिक, लिखित, सांकेतिक और इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग मौखिक रूप में हुआ है, मौखिक भाषा में। किसमें? मौखिक भाषा में। मौखिक भाषा के अंतर्गत जब हम बोलकर अथवा सुनकर अपने बातों का आदान प्रदान करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे क्या? जैसे समाचार सुनना। क्या? समाचार सुनना हो गया, या क्या हो गया? कहानी सुनना। क्या? कहानी सुनना, या फिर प्रवचन सुनना। ये सब किसमें आता है? ये सब आता है आपका किसके अंतर्गत? ये आता है मौखिक भाषा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? ये आता है मौखिक भाषा के अंतर्गत। लिखित भाषा के अंतर्गत क्या? लिखित भाषा के अंतर्गत लिखी भाई बातों के द्वारा, यानी जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान लिख करके अथवा पढ़ करके करते हैं तो उसे भाषा का क्या कहते हैं? लिखित रूप। जैसे क्या? अभी आपने सुना समाचार सुनना भाषा का मौखिक रूप था, लेकिन अगर वही जो हो जाए क्या? समाचार पढ़ना। समाचार पढ़ना यानी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं तो वो भाषा का लिखित रूप है। पत्र लिखना। क्या? पत्र लिखना। एसएमएस जो हम लिखते हैं मोबाइल से, मैसेज लिखना, ये किसमें आता है? ये लिखित रूप में आता है। कविता पढ़ना, निबंध लिखना, कहानी लिखना, ठीक है, ये सब किस में आता है? ये लिखित में आता है। सांकेतिक में जो संकेत के माध्यम से, जैसे आप खेलों में देखे होंगे, निर्णायक जो होता है यानी जो अंपायर होता है वो संकेत के माध्यम से, जैसे क्रिकेट में 4 रन देना है तो इस तरीके से, 6 देना है तो इस तरीके से आउट देना है, तो ऐसे, तो ये संकेत के माध्यम से होता है। और आप परिवहन के क्षेत्र में यानी यातायात के क्षेत्र में भी देखते होंगे कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग मिलता है। तो ये भाषा, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? तो ये मौखिक रूप में हुआ। किसमें हुआ है? मौखिक रूप में। कभी ऑप्शन पूछ ले कि जैसे मौखिक भाषा का समाचार सुनना, कहानी सुनना या टीवी देखना, ये भाषा के मौखिक में आता है। लिखित में समाचार पढ़ना, पत्र लिखना, एसएमएस लिखना, एसएमएस पढ़ना, ठीक है, कहानी पढ़ना या कहानी लिखना या निबंध पढ़ना या निबंध लिखना, किसमें आ जाएगा? लिखित भाषा के अंतर्गत। आइए अगला प्रश्न है, तू डाल डाल में पात पात लोकोक्ति के उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। लोकोक्ति और मुहावरे से भी एक प्रश्न आपका आएगा ही आएगा। लोकोक्ति जो होती है वो अपने आप में पूर्ण होती है। क्या होती है? पूर्ण होती है। और मुहावरा जो होता है वो वाक्यांश होता है, यानी वाक्य का एक अंश होता है, जिसमें लगभग मुहावरों में अंत में ना पाया जाता है। जैसे होना, चलना, करना, इस तरीके से शब्द आखिरी में होते हैं, यानी ना आता है। लोकोक्ति में ऐसा नहीं, लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। यानी अगर लोकोक्ति और मुहावरे की चर्चा हो तो ध्यान रखना, कभी पूछ ले कि ये लोकोक्ति है और या मुहावरा है, तो लोकोक्ति में यह होता है कि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है, पूरा वाक्य होता है, और जो मुहावरा होता है क्या होता है? मुहावरा ये वाक्यांश होता है, ये वाक्य का एक अंश होता है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए मित्रों। तो यहां पे क्या पूछा जा रहा है? तू डाल डाल में पात पात लोकोक्ति के उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। ये ध्यान रखना कि इनका अर्थ जो है, इनका शब्दार्थ ना होकर के अन्य अर्थ प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं? अन्य अर्थ प्रस्तुत करते हैं। तो यानी पेड़ पर चढ़ करके खेले जाने वाला खेल, तो ये हो नहीं सकता। डाल डाल है यानी पेड़ पर चढ़ने वाली बात, तो इसका उसी तरीके का अर्थ आ रहा है, लेकिन ये अपना अर्थ ना दे करके अन्य अर्थ प्रस्तुत करते हैं। चोरी करने के बाद पकड़ाई में ना आने का प्रयत्न करना, यह भी नहीं होगा। एक से बढ़कर एक चालाक होना, शायद ये हो सकता है जैसे को तैसा फल चखाना, ये भी नहीं होगा। यानी यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। क्या सही हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखना, लोकोक्ति और मुहावरे का भी एक प्रश्न आपका पूछा जाएगा। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, रेखा छुरी से तरकारी काटती है, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? किसको पूछा जा रहा है? यहां पर से को पूछा जा रहा है। से जो है कारक चिन्ह है। क्या है? कारक चिन्ह। तो इसको बताना है कि ये किस कारक का चिन्ह है। कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, करण कारक। पहले तो हम सबका चिन्ह जान ले कि सबका चिन्ह क्या क्या होता है। क्या चिन्ह जान ले तो प्रथमा में क्या होता है? प्रथमा का चिन्ह जो होता है ने होता है। कर्म का प्रथमा कर्ता ने, द्वितीय कर्म
को, क्या को, द्वितीया का क्या होता है, इसका को होता है, क्या होता है, को प्रथमा कर्ता ने द्वितीया कर्म को, तृतीया करण यानी से होता है या द्वारा भी होता है, से भी होता है या द्वारा भी होता है, सॉरी ये संप्रदान है, यहां पर कर्ता कर्म संप्रदान है। तो सबसे पहले हमें संप्रदान वाला लिखना है, क्या करना है, सबसे पहले हमें संप्रदान वाला इंडिकेट करना है, ठीक है, कौन सा, संप्रदान वाला। तो यहां पे संप्रदान का बताना है, करण कारक चौथे पे दिया गया है ऑप्शन में, करण कारक कहां है, करण कारक जो है चौथे पे है। तो करण का क्या होता है, से या द्वारा, क्या होता है, से या द्वारा। और उसके बाद में संप्रदान, संप्रदान में क्या होता है, संप्रदान में को के लिए, क्या होता है, प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को, तृतीय करण से या द्वारा, चतुर्थी संप्रदान को और के लिए भी होता है, को और के लिए। यहां देख लीजिए को यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, अभी दोनों का अंतर समझा देंगे। कुछ और भी हैं, जैसे क्या है, अपादान, क्या अपादान, क्या अपादान है। तो यहां पे आपको अपादान में बताना है, क्या अपादान का चिह्न क्या होता है। उसके बाद में क्या है, अपादान है, उसके बाद में क्या है, संबंध है, क्या संबंध है, क्या संबंध कारक भी है, और उसके बाद में अधिकरण भी है। तो हमें सबको देखते चलना है, और उसके बाद में संबोधन भी है। तो यहां पे हम सब देखते चलेंगे इनका चिह्न कौन कौन सा होता है। तो अपादान में भी क्या होता है, अपादान में भी क्या होता है, से होता है, से, लेकिन ये अलगाव वाली बात होती है, जहां एक वस्तु दूसरे से अलग होती है, ठीक है, से अलग होने के अर्थ में। संबंध में क्या आता है, यहां पे जैसे का आ गया, की आ गया, क्या आ गया, का आ गया, की आ गया, या के आ गया, या रारी नानी ने, रारी रे नानी ने, ये इनका प्रयोग कम ही होता है। उसके बाद में अधिकरण, जैसे में आ गया, और क्या आ गया, पर आ गया, या ऊपर आ गया, में पर ऊपर, ये शब्द आते हैं तो अधिकरण होता है, क्या होता है, अधिकरण। तो आपने सबका देख लिया। अब यहां पे कुछ ऐसे शब्द हैं जो, सॉरी कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो कि दो में मिल रहे हैं, जैसे यहां पे भी को मिल रहा है आपका, और यहां पर भी मिल रहा है। तो यहां पे कर्म में को, कर्म में को यानी कर्म की चर्चा की जाए उसके लिए को आए, कहीं कहीं पर को छिपा भी रहता है, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, और वह पुस्तक को पढ़ता है। तो यहां पर को जो है कर्म के लिए आया है, और यहां को के लिए, जहां पर किसी को कोई वस्तु दान की जाती है, किसी को कुछ दिया जाता है, तो देने के योग में को आता है, क्या आता है, को। तो इन दोनों का अंतर यह है, ये को कर्म के लिए प्रयुक्त होता है, यहां पर संप्रदान में यानी चतुर्थी में किसी को कुछ देने के लिए। और यहां पर करण में क्या होता है, साधक तमम करणम कर्ण कर्णयो तृतीया, यानी जो साधन होता है उसके लिए से का प्रयोग होता है। जैसे वह पेन से लिखता है, वह पुस्तक से पढ़ता है, वह साइकिल से विद्यालय जाता है। तो से जो साधन है जिसके द्वारा उसका कार्य हो रहा है, कर्ता का कार्य हो रहा है, वो करण कारक के लिए से का प्रयोग होता है, से या द्वारा। जैसे वह साइकिल द्वारा विद्यालय जाता है, या साइकिल से विद्यालय जाता है, वह गेंद द्वारा खेलता है, या वह गेंद से खेलता है। और इस अपादान से का मतलब होता है अलगाव, यानी अलग होने की स्थिति में से रहता है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, बच्चा विद्यालय से घर आता है, या बच्चा घर से विद्यालय जाता है। तो इस तरीके से अलग, जहां पर एक वस्तु यानी बच्चा जो है घर से अलग हो रहा है, और उधर विद्यालय से लौटते समय विद्यालय से अलग हो रहा है। तो इस तरीके से यानी अलगाव के लिए होता है। संबंध, जहां पर का की के रारी रे, जैसे कहा गया कि यह पुस्तक सत्यम की है, या यह घर शिवम का है, का की, और या मुझे जो है देवेश के साथ जाना है, के साथ जाना है, यानी के आ गया। तो इस तरीके के शब्द आते हैं तो वहां पर संबंध कारक होता है। में, अधिकरण में, पर, ऊपर। जैसे पक्षी पेड़ पर बैठा है, क्या कहा गया, पक्षी पेड़ पर बैठा है, तो पर आ गया, क्या, पर आ गया। खेत में जानवर चर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, में आ गया, यानी यह क्या है, अधिकरण है। ऊपर, क्या, ऊपर, मेज के ऊपर पुस्तक है, यानी मेज के ऊपर पुस्तक है, या मेज पर पुस्तक है, ठीक है, मेज पर पुस्तक है। छत के ऊपर, क्या कहा गया,
छत के ऊपर बच्चे हैं। तो ऊपर आ गया, पर आ गया, या में, तो ये अधिकरण में होगा। ए अरे वो ये आता है तो वो संबोधन में होता है। तो यहां से अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होगा। तो यहां पे साधक छुरी जो है किसका काम कर रही है? छुरी यहां साधन का काम कर रही है। छुरी किसका काम कर रही है? छुरी यहां साधन का काम कर रही है ना। तो जहां साधन का काम करती है तो वहां क्या होता है? वहां पर करण कारक से या द्वारा। तो यहां पे छुरी से यानी ये साधन के रूप में प्रयोग हुआ है, तो यहां पे कौन सा कारक होगा? करण कारक। यानी यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देशभक्त में कौन सा समास है? यहां पे समास से है ये प्रश्न। क्या पूछा जा रहा है कि देशभक्त में कौन सा समास है? क्या है प्रश्न? देशभक्त। ध्यान रखना, समास से भी एक प्रश्न आपका 100% पक्का है। जो समास ना पढ़ पाए हो वो अयोध्या स्टडी पॉइंट प्लेटफॉर्म पर जा करके, ऑनलाइन चैनल पर जा करके, यूट्यूब चैनल पर जा करके जो समास है या अलंकार है या तत्सम तद्भव है या उसके बाद में अन्य भाषाएं हैं, जो जितने भी आपके पाठ्यक्रम में सिलेबस है वो पढ़ाया गया है और उनका वीडियो पढ़ा हुआ है। आप देख करके अपने पाठ्यक्रम को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। आगे क्या है? देशभक्त में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और द्विगु समास। अब यहां पे हमें बताना है कि कौन सा समास है देशभक्त। तो ये भैया पहले अलग करके देख लेते हैं इसको। देशभक्त को अलग करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा क्या? देश का भक्त। क्या हो जाएगा? जब इसको अलग करेंगे शब्द को तो ये क्या बनेगा? शब्द को अलग करेंगे तो ये बनेगा देश का भक्त। क्या बनेगा? देश का भक्त। क्या बनेगा? देश का भक्त। तो इस तरीके से अगर शब्द आते हैं और उनके मिलने पर समास का मतलब ये होता है कि छोटा हो जाना। तो जो ऐसे समास जिनमें जो है कारक चिन्हों का लोप होता है, यानी शब्द आपस में मिलते हैं, कारक चिन्हों का लोप होता है, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? तत्पुरुष। यानी यहां पर जो पूर्व पद होता है वो नहीं बल्कि उत्तर पद प्रधान होता है। तो यहां पे हमें देखना है कि क्या तत्पुरुष समास है पहला, दूसरा है द्वंद्व। द्वंद्व में जो है एक दूसरे के विपरीतार्थी शब्द होते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। द्विगु में क्या होता है? पूर्व पद संख्या वाची होता है। तो यहां पे क्या सही हो जाएगा? यहां पे जो है देश का भक्त है यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और अगर यही पूछा गया होता कि तत्पुरुष समास के किस भेद से है, तो अभी आपको इसके जस्ट पहले प्रश्न में बताया गया था कि जहां पर का के की आए तो वहां पे क्या होता है? षष्ठी। क्या? षष्ठी यानी संबंध तत्पुरुष। क्या? संबंध। षष्ठी तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। आगे जो है अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में इस तरीके से जैसे क्या आ गया? जैसे पाप पुण्य। क्या आ गया? पाप और पुण्य। या फिर आ गया क्या? दूसरा शब्द आ गया जैसे लाभ और हानि। क्या? लाभ और लाभ हानि। इस तरीके के शब्द आए तो उसमें क्या होता है? उनमें जो है द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास। आगम निगम हो गया। क्या? आगम निगम हो गया। समास व्यास हो गया। इस तरीके का जो है शब्द आए तो वो द्वंद्व होता है। ठीक है। बहुव्रीहि में क्या होता है? इसमें जो शब्द जुड़ते हैं वो किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं। क्या करते हैं? किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं। जैसे चक्रपाणि। चक्र का मतलब चक्र, पाण मीन्स हाथ में, यानी चक्र है हाथ में जिसके, तो हाथ किसके हाथ में? भगवान विष्णु जी के हैं। जैसे कहा गया क्या? वीणा पाणी। क्या कहा गया? वीणा पाणी यानी वीणा है हाथ में जिसके। क्या है? वीणा है हाथ में जिसके। या कहा गया तो वीणा यह किसके लिए आया है? मां सरस्वती जी के लिए आया है। ठीक है। या कहा गया कमलासिनी यानी कमल है आसन जिसका। कमल है आसन जिसका, तो वो क्या है? कमलासिनी यानी महालक्ष्मी जी के लिए आया। तो इस तरीके के शब्द आते हैं तो किसी अन्य की विशेषता बताते हैं। जैसे पंकज शब्द आ गया, नीरज शब्द आ गया, ये सभी शब्द किसी अन्य की विशेषता बता रहे हैं तो वहां पर कौन सा समास हो जाता है? वहां पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। जैसे एक दंत हो गया, लंबोदर हो गया, ठीक है, चंद्रशेखर हो गया, ये सभी शब्द आएंगे तो वहां पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। द्विगु समास। द्विगु समास में जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची होता है। जैसे आपको बताया गया क्या? तिराहा। क्या?
तिराहा, यानी 3 राहों का समूह, या कहा गया नवरात्रि। क्या कहा गया? नवरात्रि, यानी नवरातों का समूह। या पंचवटी कई बार पूछा गया शब्द है। क्या? पंचवटी कई बार पूछा गया शब्द है, ध्यान रखना, ठीक है। इस तरीके से, या चौराहा शब्द आ गया। क्या? चौराहा शब्द आ गया। क्या? चौराहा। या त्रिफला शब्द आ गया। क्या? त्रिफला शब्द। इस तरीके के अगर शब्द आए तो वहां पे क्या होगा? वहां पे द्विगु समास आ गया। लेकिन ध्यान रखना, यदि आ गया अभी यहां पे, अगर आ गया सप्त सिंधु, क्या आ गया? सप्त सिंधु, इस तरीके के शब्द आए तो भैया ये भी जो है संख्यावाची है। तो ध्यान रखना, ये सप्त सिंधु संख्यावाची है। लेकिन यदि किसी नदी के पहले संख्या शब्द रहेगा, क्या? यदि किसी नदी के नाम के पहले संज्ञा शब्द रहेगा तो वो किस में हो जाएगा? वो अव्ययी भाव में होता है। वो क्या होता है? वो होता है अव्ययी भाव। और यदि शब्द की आवृत्ति रहती है, यानी दिन दिन शब्द आया या रात रात शब्द आया, दिनों दिन शब्द आया, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। आगे ये समझ में आ गया होगा। तो यहां पे आपका जो पहला है वो सही। कर्मधारय छूट रहा था। कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण विशेष्य होता है। जो पहला शब्द होता है वो विशेषण होता है प्रायः, और दूसरा विशेष्य होता है। यानी एक दूसरे के, यानी उपमेय उपमान भी हो सकते हैं। क्या? उपमेय और उपमान भी हो सकते हैं। आगे, व्यर्थ का संधि विच्छेद, ये आपका संधि विच्छेद से है। क्या है? व्यर्थ का संधि विच्छेद बताना। यहां पे व्यर्थ शब्द दिया गया। क्या? व्यर्थ। आइए भैया देखते हैं। व्यय, व्यय और अर्थ। क्या? व्यय और अर्थ। तो अगर व्यय और अर्थ को जोड़ेंगे तो यह क्या बनेगा भैया? यहां पे क्या है? यहां पे आपका अ है और यहां पे अ है, तो ये दोनों जुड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा, यानी अकः सवर्णे दीर्घा, यानी समान वर्ण आने पर उनका दीर्घ रूप हो जाता है, तो ये व्यार्थ बन जाएगा। तो यानी ये शब्द तो गलत है, ये सही नहीं हो सकता। वो अर्थ, अगर इसको जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा वार्थ। क्या बनेगा? वा में अर्थ जुड़ेगा, यानी आ और आ जुड़ करके आ बनेगा, तो वार्थ बन जाएगा, यानी ये भी नहीं सही है। अब यहां पे भैया वी का अर्थ, बी और अर्थ है। क्या है? बी और अर्थ। इसको हम देखते हैं, यानी बी में अर्थ जुड़ना है, तो यानी ई जो है, यानी यह नियम है इसका। अब देखते हैं कि नियम इस पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं। इन सब में तो कोई नियम नहीं लग रहा है। यहां पे देखते हैं ई आ रहा है, ई के बाद में कोई असमान स्वर आ रहा है, यानी ई के बाद में ई आता तो वो दीर्घ हो जाता। क्या हो जाता? दीर्घ हो जाता। लेकिन ई के बाद में असमान स्वर आ रहा है, तो यदि ई के बाद में असमान स्वर आता है तो ये ई किस में बदलता है? ये ई या में बदलता है। यदि ऊ के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो वो किस में बदलता है? ऊ जो है वा में बदल जाता है। यदि री के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो ये री किस में बदलता है? ये रा में बदलता है। तो यहां पे ई आ रहा है तो ई किस में बदल रहा है? या में बदलेगा। अब भैया ई को हम अलग कर लेते हैं तो क्या बचता है? यहां पे वा बच रहा है, हरसो, यानी वा के साथ में अ नहीं जुड़ा है, ठीक है। और ये ई क्या बन रहा है? ये ई जो है या बन रहा है। क्या बन रहा है? या। लेकिन ये आधे रूप में है अभी। अब ये आ आकर के इसमें जोड़ दे रहे हैं तो ये क्या बन गया? व्यय। और आगे जो है रथ जोड़ दे रहे हैं तो ये क्या हो गया? व्यर्थ। और इसको हम जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? यहां पे भी आ है, यहां पे या, तो ये क्या बनेगा? ये भी व्यार्थ बनेगा। क्या बनेगा? व्यार्थ। यानी आपका ये भी गलत है, यानी ये भी गलत है और ये भी गलत है, यानी आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? विकल्प सी। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे व्यर्थ पूछ लिया गया या विधन आकरण पूछ लिया गया। क्या? विधन आकरण तो व्याकरण हो जाएगा। जैसे अतिधन आचार पूछ लिया गया तो क्या हो जाएगा? अत्याचार हो जाएगा। इति धन आदि पूछ लिया गया तो क्या हो जाएगा? इत्यादि हो जाएगा। जैसे सुधन आगत पूछ लिया गया तो क्या हो जाएगा? स्वागत हो जाएगा। जैसे मातृधन आदेश पूछ लिया गया तो मात्रादेश हो जाएगा। पितृधन आदेश पूछ लिया गया तो पित्रादेश हो जाएगा। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ये हैं यण स्वर संधि के। आइए अगला। और दीर्घ में क्या होता है? दो शब्द आपस में दो वर्ण आपस में मिलते हैं। ह्रस्व या दीर्घ, दीर्घ या ह्रस्व, यानी समान वर्ण मिलते हैं तो उनका दीर्घ रूप हो जाता है। जैसे आ मिले तो उसका दीर्घ रूप, ई मिले तो उनका दीर्घ रूप, ऊ मिले तो उनका दीर्घ रूप। गुण में क्या होता है? ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद में ई आता है तो ए बनता है, और ह्रस्व या दीर्घ
आ के बाद में यदि ऊ आता है, ह्रस्व या दीर्घ कोई भी ऊ, तो ओ बनता है। ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद में री आता है तो अर बनता है, और री आता है तो अल बनता है। वृद्धि में क्या होता है, ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद में, ह्रस्व या दीर्घ समझ रहे होंगे ना, जिसको छोटा और बड़ा पढ़ते हैं, छोटा आ बड़ा, ठीक है, तो उसी को लघु दीर्घ भी कह सकते हैं। यानी ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद में ए आएगा तो ए अथवा ऐ आए तो ऐ ही बनता है, और ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद में ओ अथवा औ वर्ण आए तो औ ही बनता है, ठीक है। अयादि आप यण आपने देखा ही। और अयादि में क्या होता है, अयादि में ए मतलब ए के बाद में असमान स्वर आता है, यानी ए के बाद में अ आता है तो ए, और ए के बाद में आता है तो आय, ओ के बाद में आ आता है तो ओ, और आओ के बाद में आ आता है तो आओ हो जाता है। तो ये नियम है। आगे अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही नहीं है? क्या पूछा जा रहा है? सही नहीं है। यहां पे जो शब्द है ये श्रृंगार है, जो लेता नहीं है वो ध्यान रखना, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक, ये श्रृंगार है सब, ठीक, वो लेता नहीं उसमें, इस वजह से गलती हो जाती है। तो श्रृंगार का अस्थाई भाव यहां पे पूछ रहा है, क्या कह रहा है? अस्थाई भाव। श्रृंगार का रति होता है, रति या प्रेम, ये सही है भाई, क्या है? सही है। रौद्र का क्या होता है? क्रोध होता है। विभत्स का क्या होता है? विभत्स का क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा होता है। और शांत रस का शांत दिया गया है भाई। शांत का क्या होता है? शांत का या तो सम होता है, शांत का क्या होता है? सम, या फिर क्या कहा जाता है? निर्वेद। क्या कहा जाता है? सम या निर्वेद। ये कम मिलता है, शांत का निर्वेद ही मिलता है। तो यानी यहां पे कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी यहां पे आपका बी सही सुमेलित नहीं है। श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार में दो होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। क्या होता है? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। और यहां पे जो है संयोग का मतलब होता है उसका स्थायी भाव संभोग होता है, और जो वियोग श्रृंगार होता है यानी उसका स्थायी भाव होता है विप्रलंब, ठीक है। आगे रौद्र का क्रोध हो गया, विभत्स का जुगुप्सा हो गया, और भी है आगे अद्भुत। क्या? एक अद्भुत रस भी है। क्या? अद्भुत का क्या होता है? अद्भुत का जो है आश्चर्य हो जाता है। क्या हो जाता है? आश्चर्य या अचरज भी बोल सकते हैं। क्या? आश्चर्य, अचंभा या अचरज, ठीक है। और उसके बाद में क्या है? वीर रस है। वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्साह। हास्य रस का स्थायी भाव जो है हास हो जाएगा। तो अगर आपका स्थायी भाव पूछा जाए तो ये भी गलत नहीं होना चाहिए। मित्रों आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नील गगन सा हृदय शांत हो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सा क्या है? ये पीछा नहीं छोड़ रहा है, और पीछा इसलिए नहीं छोड़ रहा है मित्रों, जो परीक्षा में पूछा जाएगा वो आपका अनुप्रास, यमक, श्लेष या उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इन 6 अलंकारों में से आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि 7वां कोई और पूछ ले। तो इसी तरीके से आपको जो है प्रैक्टिस सेट में लगभग अलंकार के भी प्रश्न मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? नील गगन सा हृदय शांत हो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे सा आ गया भैया। नील गगन सा हृदय शांत हो, भाई यहाँ पे अनुप्रास भी हो जाता, क्योंकि ना यहां भी आ रहा है और ना यहां भी आ रहा है, गागा आ रहा है। और उसके बाद में जो है ये क्या हो जाता है? यहां पर हा यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, लेकिन अनुप्रास इसमें है ही नहीं है। यमक क्या है? कोई ऐसा यानी शब्दों की आवृत्ति, ऐसी कोई बात है नहीं, शब्द की आवृत्ति हो नहीं रही है। तो यानी यहां पे हम जो विकल्प में है उसको देखते चलते हैं। उत्प्रेक्षा, यहां पे मन मानो जन जानो ये है नहीं, लेकिन ये नहीं होगा इसका मतलब। रूपक का मतलब यह है एक को दूसरे के समान यानी दूसरी ही मान लिया जाए या भेद प्रकट किया जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं, यानी रूपक भी नहीं है। उपमा में क्या होता है? उपमा में सा, सी, सम, समान, सरिस, सदृश ये शब्द आते हैं। किसमें? वाचक के रूप में, वाचक शब्द के रूप में। सा, सी, सम, समान और क्या? सरिस और सदृश ये शब्द आते हैं किसमें? उपमा में। अतिशयोक्त में क्या होता है? किसी चीज को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है। उत्प्रेक्षा में क्या आते हैं? यहां पे आपको बताया गया क्या? मनु, मानो, जनु, जानो, जनु, जनहु ये शब्द आते हैं। मनु, मानो या जनु, जानो, जनु, जनहु, मनु, मनहु ये शब्द आते हैं। क्या? जानो ये शब्द आते हैं। मनु, मनहु, जनु, जनो किसमें? उत्प्रेक्षा में। रूपक में
कोई ऐसा वाचक शब्द नहीं आता है। यानी देखिए यहां पर, ये यहां पर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इन तीनों को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? जैसे उपमा में हम क्या करते हैं, जैसे उपमा में कह दिया गया क्या, उपमा में समानता बताई जाती है तो क्या कहा गया यहां पर, मान लीजिए कह लिया गया कमल सम चरण, क्या कहा गया, कमल सम चरण, और यहां पे कह दिया गया क्या, चरण कमल, क्या, चरण कमल, क्या कह दिया गया, चरण कमल, और यहां पे क्या कह दिया गया, ये मानो, क्या, मानो चरण कमल, मानो चरण कमल। तो इस तरीके से क्या है, ये उत्प्रेक्षा का है और ये रूपक का है और ये जो है उपमा का है। इस तरीके से यानी इसमें वाचक शब्द सासी समसमान आता है, उपमा में, रूपक में कोई वाचक शब्द नहीं होता है, दो वस्तुओं में अभेद प्रकट किया जाता है, यानी दोनों में कोई भेद नहीं होता है, उपमेय और उपमान कह सकते हैं हम। ठीक है, दो वस्तु का मतलब एक उपमेय और दूसरा उपमान। उपमेय का मतलब जिस वस्तु की उपमा दी जाती है और उपमान मतलब जिससे दी जाती है। अब जैसे इसमें कहें तो इसमें जो है क्या है, इसमें चरण जो है क्या है, उपमेय है, यानी चरण की उपमा दी जा रही है, और उपमान क्या है, कमल है, यानी कमल से दी जा रही है। यहां पर जो चरण है ये क्या है, उपमेय है और कमल से उपमा दी जा रही है। यहां पे भी वही है, और यहां वाचक शब्द मानो है और यहां वाचक शब्द सम है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में वाचक शब्द कौन सा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो ठीक है। आइए अगला देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे उत्प्रेक्षा है, उत्प्रेक्षा अलंकार का, सोहत ओढ़े पीत पट, ये आप बहुत पहले से सुनते चले आ रहे हैं, ठीक है। जैसे फूले काश सकल महिषाएं जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में रूपक है, क्या, रूपक, रूपक में क्या होता है, इसमें दोनों में अभेद प्रकट किया जाता है, दो वस्तुओं में अभेद होता है। यहां पर जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, क्या, चरण कमल बंदो हरिराई, या पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस तरीके के शब्द मिलते हैं, यानी दोनों में अभेद प्रकट किया जाता है। उपमा में जैसे फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, कोमल हरियाली को क्या बताया जा रहा है, मखमल सी बताया जा रहा है, तो सासी सम समान आ गया। या पीपर पात सरिसमन डोला, या काली सड़कें तारकोल की अंगारे सी धधक रही हैं, यानी अंगारे सी आग के समान, जो गर्मी का दिन है और उसमें जो लपकें निकल रही हैं उनसे, तो उनको क्या, अंगार के समान बताया जा रहा है, तो सासी सम समान। अतिशयोक्त में कोई चीज बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, जैसे हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग, तो आग नहीं लगी, पहले ही लंका जल गई, तो अतिशयोक्ति है। या फिर हम कह सकते हैं क्या, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर आत को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। भाई कितने भी आंसू गिरे तो उससे पैर नहीं धुल सकते हैं, यानी यहां पर अतिशयोक्ति है। नरोत्तम दास जी ने अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है। आइए आगे, इनका प्रयोग क्यों किया जाता है भाई, अलंकार का, रचनाओं में मंजुलता लाने के लिए, मनोहरता लाने के लिए, आभूषण उत्पन्न करने के लिए, यानी सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए। आइए, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, ये आपका छंद से है, छंद से भी एक प्रश्न आएगा, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना है, ये चरण की चर्चा की गई है, यानी इनमें चरण दिखाए गए हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और उनकी मात्राओं की चर्चा की गई है। तो यहां पे क्या है, दोहा, पहले पे क्या है, दोहा, दोहा में क्या कहा जा रहा है, पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में क्या, 11-11, यानी ये आपका क्या है, यानी ये सुमेलित है, आपका क्या है, ये सुमेलित है, यानी ये सही हो गया। उसके बाद में कह रहा है सोठा में 11 और 13, 11 और 13, यानी उसी का एकदम उल्टा होता है, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका सोठा, यानी ये भी सही है। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं, ये भी सही है, ठीक है। और उसके बाद में आपका है रोला, यानी यहां पर पहले और दूसरे, पहले और चौथे में 24-24, दूसरे, पहले और तीसरे में 24-24 बता रहे हैं, दूसरे और चौथे में क्या है, 23-23, यानी यहां पे सब में, रोला में क्या होता है, जितने चरण होते हैं उन सभी, यानी 4 चरण होते हैं, चारों में क्या होता है, 24-24 मात्राएं होती हैं, यानी यही आपका गलत जा रहा है, अर्थात जो सुमेलित नहीं है वो क्या है, डी, यानी यहां पर उत्तर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा आप
क्या थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, मान लीजिए कोई दोहा दे दिया गया या सोरठा दे दिया गया, उसमें पूछ रहा है कि ये दोहा है या सोरठा, दोनों एक समान लगते हैं, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्या यहां पर ध्यान ये देना पड़ेगा कि हम जैसे मान लीजिए दे दिया गया मेरी भाव, क्या दे दिया गया, जैसे दे दिया गया कि मेरी भाव बाधा हरो, क्या कहा गया, मेरी भाव बाधा हरो, मेरी भाव बाधा हरो। उसके बाद में अगली लाइन है राधा, क्या, राधा, राधा नागर सोए, राधा नागर सोए। तो इस तरीके से अगर प्रश्न दे दिया गया, अब इसमें कह रहा है कि भाई इसमें आपको बताना है, ये आपका 2 चरण है, 4 होते हैं, तो इनमें मात्रा का बताया गया, तो ध्यान रखना क्या होता है, इनमें मात्राओं को हम कैसे जोड़ेंगे, यहां पर 2 हो जाएगी, यहां पर भी आपकी 2 हो जाएगी, यहां 1 हो गई, यहां 1 हो गई, यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2, यहां 1 और यहां 2, यानी कितनी हो गई 4, 4 2 6, 2 8, 1 9, और यहां पर क्या है 10, यहां पर कहीं ज्यादा हो रही है, यानी मेरी है, क्या यहां पर 2 हो गई, और ये 2 2 4 हो गई, 4 2 6, 6 4 10, और 10 1 11 2 13 हो रही है, क्या 11 2 13, यानी यहां पर पहले चरण में इसकी 13 हो रही हैं, दूसरे में देखते हैं क्या है, दूसरे में यहां पर 2 हो गई, यहां पर 2 हो गई, यहां पर 2 और यहां पर 1, और यहां पर ह्रस्व है, यहां पर 2 हो गई, और यहां पर 2 और यहां पर 1, यानी 3 2 5 1 6 2 8, 6 2 8 2 10 2 12, यानी यहां पर क्या करना है, ये यहां पर ह्रस्व यानी 1 ही रहेगी, तो यानी इस तरीके से है, तो यहां पे 11, यानी पहले चरण में 13 और दूसरे में 11, तो यानी इसका मतलब क्या है, इस तरीके से हम जान जाएंगे कि यहां पर दोहा है, ठीक है। और इसी का उल्टा सोरठा होता है, इसके पहले चरण में 11 और दूसरे चरण और पहले और तीसरे में 11 तथा दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं, इसीलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है, इन दोनों को कहा जाता है अर्ध सम, अर्ध सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक छंद बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, अर्ध सम मात्रिक छंद, और इसको चौपाई को क्या बोला जाता है, सममात्रिक, क्या सममात्रिक, यानी सभी चरणों में सम मात्राएं होती हैं, और इनको भी क्या बोला जाता है, इनको भी सममात्रिक बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इनको भी सममात्रिक बोला जाता है। तो ध्यान रखना, अगर ऐसे पूछा जाता है तो आपका गलत ना हो। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है लाखों की भीड़ में आप अपने श्वेत केशों के कारण पहचान लिए जाते हैं, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताना है, यहां पर क्या बताना है, रेखांकित शब्द, यानी यहां पर जो है श्वेत शब्द के नीचे रेखा है, इसको बताना है कि इसका विलोम क्या है, विलोम का मतलब होता है विपरीत, विलोम का मतलब क्या होता है, विपरीत। तो यहां पर श्वेत का पूछा जा रहा है, श्वेत का अश्वेत होता नहीं है, श्वेत का कृष्ण तो होता नहीं है, मलिन होता नहीं है, तो यहां पर श्वेत का क्या हो जाएगा, श्याम हो जाएगा, श्वेत का क्या हो जाएगा, श्याम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्वेत का श्याम हो जाएगा। ध्यान रखना, इस तरीके से विलोम से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत प्रसिद्ध शब्द हैं जिनसे पूछा जा सकता है, कुछ शब्दों को हम देख लेते हैं जो कि पूछे जा सकने वाले हैं। जैसे एक शब्द है, कई बार पूछा गया है, विराट, क्या विराट, तो विराट का जो विलोम होता है वो होता है क्षुद्र, क्या होता है, विराट का होता है क्षुद्र। एक शक्ति शब्द है, ये पूछा गया है, शक्ति का होता है क्षीण, क्या होता है, क्षीण, क्या होता है, क्षीण। गम, गम का मतलब जहां जा सके, गम का मतलब क्या हो गया, अगम, क्या हो गया, अगम, गम का अगम हो जाएगा। और इसको गम्य और अगम्य भी कह सकते हैं, ये दोनों का उल्टा क्या होता है, गम्य, गम्य का उल्टा अगम्य। और उसके बाद में जैसे है कृतज्ञ, क्या कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कृतघ्न, कृतघ्न, ये इसका मतलब होगा किए गए उपकार को मानने वाला, और कृतघ्न का मतलब हो गया किए गए उपकार को ना मानने वाला। जैसे पाप शब्द पूछा गया, क्या पाप, पाप का क्या हो जाएगा, पुण्य, क्या हो जाएगा, पुण्य। और उसके बाद में जो है लाभ का पूछा गया, क्या लाभ, लाभ का क्या हो जाएगा, लाभ का हो जाएगा हानि, क्या हो जाएगा, हानि, लाभ का क्या हो जाएगा, हानि।
और भी कुछ बहुत शब्द हैं जो कि पूछे जा सकते हैं आपके, जैसे अमर। अमर का ध्यान रखना, ये बहुत ही कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें गलती हो जाती है। तो अमर का पूछा गया तो अमर का क्या हो जाएगा, मर्त्य हो जाएगा। अमर का क्या हो जाएगा, मर्त्य। जीवित का मृत, जीवन का मरण, जन्म का मृत्यु, इस तरीके से जीना का मरना, इस तरीके से जो है विलोम में पूछे जा सकते हैं। धर्म का अधर्म, न्याय का अन्याय, इस तरीके से अगर विकल्प में पूछा जाए तो आपका गलत, सॉरी इसमें विलोम में पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। आगे, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये आपका उपसर्ग से है, यानी शब्द निर्माण के तत्व से। तो यहां पे प्र है तो प्र हो नहीं सकता है, ठीक है। प्रा है यानी ये भी जुड़ा नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रति और पर है तो पर यानी ये भी नहीं होगा, ठीक है। और प्रति यही हो सकता है, तो कैसे होगा इसको भी हमें देखना है, कैसे ये जुड़ा हुआ है इसको भी देखना है। जैसे प्र से जैसे बन गया क्या, प्रभाव। क्या बन गया, प्रभाव या प्रकोप। क्या बन गया, प्रकोप, ठीक है। प्रभाव या प्रकोप या प्रक्रम, क्या, प्रक्रम, ठीक है। इस तरीके से शब्द प्रा क्या है, प्रा। जैसे प्राकाल, प्राक काल, क्या, प्राक काल या प्राक कथन, क्या, प्राक कथन, इस तरीके से जो है शब्द बनते हैं, ठीक है। और इसमें प्रति में अब यहां पे देखना है, यहां पे संधि का भी प्रयोग करके जोड़ा गया है। जैसे यहां पर क्या है, प्रति शब्द दिया गया है, प्रति में जो है एक जुड़ा है, प्रति में एक जुड़ करके तब प्रत्येक बना है। क्या बना है, प्रत्येक। तो प्रति में हम देखेंगे कैसे क्या हुआ, प्र अलग हो गया और ई जो है, ई निकल गई तो आधा बचा और ई या में बदल गया और एक ही मात्रा इसमें हो गई और क्या बन गया, ये प्रत्येक हो गया। क्या हो गया, प्रत्येक। तो यानी प्रत्येक कौन सा उपसर्ग है यहां पर, जो है प्रति उपसर्ग है। प्रत्येक में कौन सा है, प्रति। तो अगर उपसर्ग से भी आपका प्रश्न आए तो गलत नहीं होना चाहिए मित्रों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, क्या, कौन सही नहीं है। अन और आह, यानी ये कहां से लग रहा है, ये प्रश्न आपका वर्णमाला से है। अन और आह को अयोगवाह कहते हैं, यानी ये सही है भैया। पहला तीसरा वर्ण, पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है, नहीं भैया ये तो नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या कहा जा रहा है, चा छा जा झा स्पर्श संघर्षी हैं, यानी ये सही है। उसके बाद में यारा लावा अंतस्थ हैं, ये सही है। यानी आपका कौन सा विकल्प सही हो जा रहा है, यहां पे विकल्प बी सही हो जा रहा है। क्या, विकल्प बी सही हो जा रहा है। यानी यहां पे क्या कहा जा रहा है, अल्प प्राण और महाप्राण पूछ रहे हैं। तो क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का कौन सा, प्रत्येक वर्ग का पहला, क्या, पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा क्या होता है, पहला तीसरा और पांचवा जो होता है, यानी क ग और अंगा, ये क्या होगा, ये होगा आपका अल्प प्राण। क्या होगा, अल्प प्राण, यानी इसीलिए ये गलत है। और उसके बाद में क्या, दूसरा और चौथा बच रहा है। कौन सा बच रहा है, यानी दूसरा और चौथा, क्या, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण, यानी ख और घ, ख और घ। तो ये क्या है, ख और घ जो है आपके ये महाप्राण है। महाप्राण में हकार जैसी आवाज आती है, हकार जैसी ध्वनि निकलती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा होता है और महाप्राण में क्या होता है, दूसरा और चौथा, ठीक है। और इसके बाद में अल्प प्राण में जो है अंतस्थ आते हैं और महाप्राण में ऊष्म आते हैं। उसके बाद में एक अघोष और सघोष भी होता है। तो अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है और उसके बाद तीसरा चौथा और पांचवा सघोष होता है। सभी स्वर अल्प प्राण और सघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण और सघोष होते हैं। जैसे यहां पर दे दिया गया क्या, चा दे दिया गया। अब इसको पूछ रहा है चा को, ये क्या है, अल्प प्राण है या महाप्राण है, तो इसको आपको बताना है। अल्प प्राण है या महाप्राण, तो इसको आपको बताना है। क्या है चा, अल्प प्राण है या महाप्राण, तो हमें देखेंगे कि ये चा वर्ग का है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है। तो ये चा क्या हो जाएगा, ये अल्प प्राण है। क्या, अल्प प्राण है, क्या है, अल्प प्राण।
और अगर पूछ लिया यहां पर ग, क्या ग अघोष है कि सघोष है, क्या अघोष की सघोष, या प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा जो होता है अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सघोष। तो इस तरीके से भी अगर प्रश्न पूछा जाए तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये जान लीजिए कि आप में जो है पुरस्कार, क्या पुरस्कार यानी लेखक का भी और उनको मिलने वाले पुरस्कारों से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में है, तो इसीलिए इनको भी लिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, लोकायतन, वीणा, चिदंबरा और पल्लव। तो यहाँ पे किस पे मिला है इनको, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये चिदंबरा पे मिला है। किस पे मिला है, चिदंबरा पे मिला है। ध्यान रखना, बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी, जिसमें जो है चिदंबरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इस पे इनको क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, किस पे, चिदंबरा पे। आइए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। आपका हिंदी काव्य साहित्य और गद्य साहित्य का इतिहास भी है, ठीक है, क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये किससे है, ये आपका आदिकाल से प्रश्न है। किस काल से है, ये आपका आदिकाल से है। किससे है, आदिकाल से। किस काल से है, ये आदिकाल से है, ध्यान रखना, आदिकाल से पूछा गया प्रश्न है। तो ये क्या आप कह रहा है, पृथ्वीराज रासो, क्या पूछ रहा है, पृथ्वीराज रासो। जगनिक की भाई क्या कौन सी रचना है, हम देख लेते हैं। जो जगनिक की रचना है वो है परमाल रासो। क्या है, परमाल कहीं मिलती है और कहीं पर परमार, ठीक है। तो परमाल रासो जिसको क्या कहते हैं, इसको आल्हा खंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आल्हा खंड, क्या आल्हा खंड। ये आदिकाल है। आदिकाल को क्या कहा जाता है, आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वीर गाथा काल, यानी वीर रस से ओतप्रोत रचनाएं थी। दूसरा है क्या, चंद्रवरदाई की यही क्या है, चंद्रवरदाई की रचना जो है वो क्या है, पृथ्वीराज रासो। क्या है, पृथ्वीराज रासो, यानी आपका विकल्प यहां क्या हो जाएगा, विकल्प आपका सही हो जाएगा वी। नरपतिनाल, क्या नरपतिनाल, इनकी जो रचना है वो क्या है, वीसल देव रासो। क्या है इनकी रचना, सब रासो ग्रंथ ही लिखे जाते थे इस काव्य में, जो कि पूरी तरीके से उत्साह, स्थायी भाव यानी वीर रस से भरे हुए रहते थे। इसके बाद में दलपत विजय, इनकी रचना क्या है, खुमाण रासो। क्या है, खुमाण रासो। क्या, खुमाण रासो, क्या, खुमाण रासो। तो इस तरीके से जो है अगर पूछा जाए तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। जगनिक की, परमाल रासो, आल्हाखंड, चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो, नरपतनाल, विसल देव रासो और दलपत विजय कुमार रासो, ठीक है। इस तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाए तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो आदिकाल, इनको वीर गाथा काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वीर गाथा काल भी कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न, मछली का तत्सम शब्द क्या है। मछली का तत्सम शब्द बताना है। यहाँ पे मत्सर, ये भाई मत्सर तत्सम है, लेकिन ये किसका तत्सम है, ये तो शायद मच्छर का तत्सम है। ये किसका है, मच्छर का। मत्स्य ये तो है नहीं, ये तो एक तरीके से निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। मत्स्य शायद यही जो है मछली का तत्सम है। क्या, मछली का तत्सम है। और मत्स्य यानी ये नहीं है, यानी यहां पर आपका क्या सही हो जाएगा, यहां आपका जो है विकल्प सी से सही हो जाएगा, यानी मछली का जो तत्सम है वो मत्स्य है। क्या है, मत्स्य, मत्स्य मीन्स मछली। तो ये आपका तत्सम और तद्भव से शब्द है। जैसे गोधूम पूछा जाए, क्या गोधूम, गोधूम का क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। गोधूम जो है वो क्या है, गोधूम जो है तत्सम है और उसका तद्भव क्या हो जाएगा, गेहूं। क्या, जैसे गोधूम पूछ लिया गया, क्या गोधूम, तो गोधूम का क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। क्या, गेहूं, ठीक है। इस तरीके से अगर शब्द पूछा जाता है तो यहां पे ध्यान रखना, कुछ ऐसे शब्द हैं, क्या, कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे जिनमें या आता है, जैसे क्या है, यज्ञ, यज्ञ, यज्ञ का क्या हो जाता है, यज्ञ हो जाता है। यज्ञ को क्या कहते हैं भाई, यज्ञ कहते हैं। उसके बाद में यज्ञोपवीत, क्या, यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत,
यानी जहां पर या होता है वो किस में बदल जाता है, वो जा में बदल जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, जनेऊ। क्या कहा जाता है, जनेऊ। क्या, जनेऊ। ठीक है। इस तरीके से अनेक शब्द हैं जो कि तत्सम में संस्कृत के समान होते हैं, जो तद्भव रूप बनता है उनका वो बदल जाता है। जैसे वानर, क्या है, वानर शब्द जो है क्या है, ये तत्सम है। वानर का क्या हो जाता है, तद्भव, ये हो जाता है बंदर। क्या हो जाता है, बंदर। जैसे कुक्कुर शब्द है, क्या, कुक्कुर, तो ये तत्सम है, इसका तद्भव जो हो जाता है वो हो जाता है कुत्ता। क्या हो जाता है, कुत्ता। तो ध्यान रखना, इस तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाए तत्सम तद्भव से भी तो आपका गलत ना हो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आप ही आया हूं वाक्य में आप शब्द सर्वनाम के किस भेद से है। यह आपका सर्वनाम से प्रश्न है। आप ही आया हूं वाक्य में आप शब्द सर्वनाम के किस भेद से है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहां पर देखिए, ये देखना है कि पुरुषवाचक यानी आप ही आया हूं, ये आप शब्द आया है, यहां पे क्या आया है, आप शब्द आया है। और आप शब्द आप ही आया हूं यानी अपने लिए आया है। तो आपको जब सर्वनाम पढ़ाया गया था वहां पर बताया गया था कि जब आप शब्द अपने लिए प्रयुक्त किया जाता है, कर्ता स्वयं के लिए करता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। यानी यहां पर आपका विकल्प भी सही हो जाएगा। यही आप दूसरे के लिए प्रयुक्त होता है तो वहां किसमें प्रयुक्त हो जाता है, वो सर्वनाम पुरुषवाचक में हो जाता है। अनिश्चय, कोई कुछ शब्द आए, क्या, अनिश्चय क्या है, जहां पर क्या है, कोई शब्द आ जाए या कोई शब्द आ जाए या कुछ शब्द आ जाए, क्या, कोई या कुछ या किसी, ठीक है, ये आए तो कहां अनिश्चयवाचक हो जाएगा। निश्चय में यह वह आता है, क्या, यह वह। लेकिन ध्यान रखना, ये किसी स्त्री या पुरुष के नाम के पहले आएगा तो वो किस में जाएगा, वो पुरुषवाचक में जाएगा। और यह किसी स्त्री या पुरुष के नाम को छोड़ करके, जैसे कहा गया यह बैग, यह झोला, वह बैग, वह झोला, यह घर, वह घर, इस तरीके कहा जाए तो ये निश्चयवाचक में हो जाएगा। लेकिन किसी स्त्री और पुरुष के नाम के पहले है तो ये पुरुषवाचक में चला जाएगा। पुरुषवाचक में भी किसमें भी, वो जो है अन्य पुरुष में चला जाता है, जिसमें वह वह दोनों वैसा बातें हैं। इसमें इसके तीन भेद हो जाते हैं, इसमें तीन भेद हो जाते हैं। इनमें कौन कौन से होता है, उत्तम पुरुष जिसमें क्या होता है, मैं या हम होता है, ठीक है। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में जो है क्या क्या हो जाता है, तुम और तुम दोनों हो जाता है, क्या, तुम और तुम दोनों। और उसके बाद में अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। अन्य पुरुष को क्या कहा जाता है, प्रथम पुरुष भी आ जाता है। इसमें वह या वह आ गए, यह या ये आ गए, तो ये किस में आते हैं, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष को प्रथम पुरुष में भी कहा जाता है। उत्तम पुरुष को क्या कहा जाता है, वक्ता भी कहा जाता है। मध्यम पुरुष को श्रोता और अन्य पुरुष को जो है प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, अगर इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो वो गलत ना हो। इसमें आपके दो और बच रहे हैं, कौन कौन सा भाई, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। क्या है, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ये कितने भेद, किसके भेद हैं, ये सर्वनाम के भेद हैं। आगे, घास बहुत हरी है, क्या, वाक्य में प्रविशेषण शब्द क्या है भैया, यहां पर प्रविशेषण शब्द पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, प्रविशेषण। तो हमें पहले तो प्रविशेषण समझना होगा कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। क्या समझना है, प्रविशेषण किसे कहते हैं, यह समझना है हमें। क्या समझना है, प्रविशेषण। क्या समझना है, प्रविशेषण। तो प्रविशेषण किसे कहते हैं, यानी प्रविशेषण समझना है, यानी विशेषण की विशेषता। क्या कहा जाता है, जो विशेषण की विशेषता बताएं, किसकी, विशेषण की विशेषता बताने वाले को, किसको, विशेषण की विशेषता बताने वाले को, विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। और भैया इसमें दो शब्द और मिलते हैं, उनको भी समझ लेते हैं हम। क्या, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, और विशेष किसे कहते हैं। क्या, विशेष, यानी इनसे रिलेटेड अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इन्हीं तीनों से पूछा जाएगा। तो यहां पर प्रविशेषण आपको हो गया क्या,
विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, और अगर विशेषण यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। विशेष जिनकी विशेषता बताई जाती है, विशेष क्या होते हैं? जिनकी विशेषता बताई जाती है। तो यहां पे आपका तीनों कंफर्म हो गया होगा। प्रविशेषण यानी विशेषण की विशेषता बताने वाले। भैया कैसे? यहां पर घास बहुत हरी है, हरी शब्द तो क्या है? हरी शब्द यहां विशेषण है। क्या है? हरी शब्द यहां विशेषण है। जैसे क्या है वाक्य? वाक्य है घास बहुत हरी है। वाक्य क्या है? घास बहुत हरी है। अब इसमें हमें यह देखना है भैया कि यहां पे जो शब्द दिया गया है ये घास है, ये संज्ञा शब्द है। ये क्या है? संज्ञा है, और इसी की विशेषता बताई जा रही है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य। हरी शब्द क्या है? हरी शब्द जो है ये क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। हरी शब्द क्या है? विशेषण है। और उसके बाद में बहुत शब्द जो है ये विशेषण की विशेषता बता रहा है, यानी ये क्या है? ये प्रविशेषण है। क्या है? बहुत शब्द जो है ये प्रविशेषण है। तो इस तरीके के अगर शब्द पूछा जाए तो आपका गलत ना हो। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द हैं, उनकी विशेषता बताई जाती है तो उनको विशेष्य कहा जाता है। जिन शब्द से बताई जाती है उनको विशेषण, और अगर विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द भी उस वाक्य में होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है प्रविशेषण। और इनमें ध्यान रखना, एक जो है इनकी अवस्थाएं भी होती हैं। क्या? इनकी जो है अवस्थाएं होती हैं। क्या? जैसे उच्च हो गया। क्या? उच्च, उच्चतर, उच्च, उच्चतर और उच्चतम। उच्च, उच्चतर और उच्चतम, ये हैं क्या? विशेषण शब्दों की अवस्था यानी तुलना अवस्था। क्या है? तुलना अवस्था। जैसे निम्न, निम्नतर, निम्नतम, लघु, लघुत्तर, लघुत्तम। ठीक है, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, यानी जब दो की तुलना की जाए तो सुंदरतर, और सबसे अच्छा हो तो वो सुंदरतम, अच्छा हो तो सुंदर। इस तरीके की, यानी अगर पूछा जाए कि विशेषण शब्दों की तुलना अवस्था, तुलनात्मक अवस्थाएं कितनी है तो 3 है। कितनी? 3। आगे मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था अगर पूछ भी ले तो 3 है। कौन कौन सी? मूलावस्था जैसे उच्च है या सुंदर है, और उत्तरावस्था यानी बीच वाली, और उत्तमावस्था सबसे अच्छी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना। तो कर्म, क्रिया के मूल रूप को कर्म कहते ही नहीं है, कारक भी नहीं कहते हैं, और कर्ता भी नहीं कहते हैं। यानी क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। जैसे लिखना क्रिया है। क्या है? लिखना क्रिया है। तो लिखना क्रिया का जो मूल रूप है वो क्या है? लिखना क्रिया का मूल रूप लिख है। क्या है? लिख। जैसे पढ़ना क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, और पढ़ना क्रिया के मूल रूप की बात हो तो इनका जो मूल रूप होगा वो क्या होगा? वो पठ होगा। क्या होगा? पठ होगा। ठीक है, अगर जाना क्रिया है, क्या? जाना, और जाना क्रिया का मूल रूप पूछता है तो ये क्या होगा? गम। क्या होगा? गम। ठीक है, तो इस तरीके के अगर शब्द हैं तो ये क्रिया शब्द हैं, तो इनमें ना लगा करके जो है क्रिया बनाया जाता है, और इनका जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अगर यहां से प्रश्न पूछा जाए तो आपका गलत ना हो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला है आपका एक प्रश्न जो है अपठित गद्यांश से, 1 या 2 प्रश्न या 3 प्रश्न तक जो है अपठित गद्यांश से भी पूछा जाएगा। तो ये जो प्रश्न है आपका अपठित गद्यांश से है। गद्यांश क्या है? राष्ट्रीय जागृति संस्कृत से ताकत पाती है। किससे? राष्ट्रीय जागृति यानी राष्ट्रीय जागरण। किससे? संस्कृत से। संस्कृत का मतलब सभ्यता। संस्कृत का मतलब क्या? सभ्यता। संस्कृत की जान उसके साहित्य में होती है। बिना संस्कृत के राष्ट्र नहीं, और बिना भाषा के संस्कृत नहीं हो सकती। अर्थात सभी एक कड़ी में बंधे हुए हैं। क्या क्या? राष्ट्रीय जागृति, संस्कृत और साहित्य, ये क्या है? एक कड़ी में बंधे हुए हैं। राष्ट्रीय जागृति के लिए क्या आवश्यक है? प्रश्न यहां है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि जागृति के लिए क्या आवश्यक है। तो आपको उत्तर बताना है। यहां पे राष्ट्रीय जागृति के लिए क्या आवश्यक है?
प्रश्न, राष्ट्रीय जागृति के लिए क्या आवश्यक है, यह प्रश्न यहां से बन रहा है मित्रों। ठीक है, तो यहां पे क्या बताया गया, राष्ट्रीय जागृति के लिए क्या आवश्यक है, राष्ट्रीय जागृति के लिए संस्कृति आवश्यक है, यानी यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, सी। आइए अगला देखते हैं, संस्कृत की जान किसमें होती है, संस्कृत की जान किसमें होती है, तो आपने पढ़ा भी क्या, संस्कृत की जान उसके साहित्य में होती है। किसमें होती है, साहित्य में। तो यहां आपको देखना है, प्रश्न पूछा जा रहा है संस्कृत की जान किसमें होती है, उसके साहित्य में, उसके परिवेश में, उसके समझ में, उसके प्रयोग में, तो उसके साहित्य में होती है। जो साहित्य का मतलब क्या है, जो वर्तमान की घटनाएं होती हैं, तत्कालीन घटनाएं होती हैं, उन्हीं पर जो है कवि या लेखक रचनाएं करते हैं, तो वो साहित्य के द्वारा उजागर किया जाता है वर्तमान स्थिति को, कि देश, परिवेश, वातावरण की स्थिति क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों। आशा करते हैं कि ये प्रैक्टिस सेट आपको और बेहतरीन लगा होगा, अच्छा लगा होगा, और सभी कंटेंट, सभी टॉपिक से प्रश्न मिले होंगे। तो मित्रों आशा करते हैं कि अयोध्या स्टडी पॉइंट की तरफ से प्रस्तुत किया गया ये जो है प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा, और आशा नहीं पूरा विश्वास है कि ये 37 से 37 वाली क्लास, यानी जो आप जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं इनको देख लेंगे तो आपको 37 में से 37 प्रश्न तो नहीं कह सकते, लेकिन 35 से 36 प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में मिलेंगे मित्रों। ये वादा नहीं, ये पूरा विश्वास दिलाते हैं आपको, इस तरीके से प्रश्न आएंगे, इन्हीं में से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कृपया जो पहली बार चैनल पे आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करें। तो धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।